कहानी की शुरुआत होती है युएंचो के अंदर एक 5 स्टार होटल जिया हुआ पर, जिसके अंदर दिखाई देता है एक ऑरेंज हेयर वाली लड़की हॉट शावर ले रही थी। तभी कोई साइड से उसके कपड़े को उठा लेता है और दिखाई देता है वहाँ पर एक बहुत ही बेशरम आदमी को, जो कि उस कपड़े को पकड़ते हुए बिल्कुल एक परभट की तरह कहता है, जिया इस बार तो तुम मेरी होकर रहोगी। बट अचानक से पीछे के दरवाजे में किसी का दस्तखत होता है और जब दरवाजा ओपन होता है वहाँ पर एक फूड डिलीवरी का लड़का आया हुआ था और उसी पल बाथरूम से जिया बाहर निकलती हुई कहती है, फ्रैंक मेरे कपड़े कहाँ पर है? और इस सिचुएशन में वो कमीना आदमी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई कहती है कि तुमने मेरे कपड़े चुराया है। उसी पल वहाँ पर जो डिलीवरी का लड़का आया था वो अचानक से सदमे में चला जाता है। उसको काफी गहरा शॉक लगता है और उसके हाथ से डिलीवरी का सामान जमीन में गिर जाता है, जिसे देखते हुए वही कमीना आदमी फ्रैंक गुस्सा होते हुए कहता है, हे ये किस तरीके का मैनर्स है? तुमने मेरे खाने को किस तरीके से जमीन में फेंक दिया? उसी पल पीछे से वही लड़की हैरान होती हुई कहती है, हनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनते हुए उस कमीने आदमी को समझ में आता है ये डिलीवरी का लड़का असल में और कोई नहीं बल्कि इसी जिया का पति है। और वो एक मॉकिंग स्माइल देते हुए कहता है, तो जिया तुम असल में इसी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि असल में बस एक डिलीवरी बॉय है। और वो मन में सोचता है, सच में मेरे को नहीं लगा था इत्तेफाक से जिया के हस्बैंड खुद ही इसे देने के लिए चला आएगा। वही दूसरी तरफ इस सिचुएशन को देखते हुए हमारा हीरो गुस्सा होते हुए कहता है, जिया वांग ये सब क्या है? मेरे साथ तुम्हारी शादी हुए गए 3 साल हो चुका है और तब से लेकर मैं तुम्हारी फैमिली को संभाल रहा हूँ। खाना हो, घर पहुँचना हो, लोगों की बातें सुनना हो, मैंने सब कुछ किया। बट मैंने तुमको कभी ठगा नहीं था। इस 3 साल के अंदर मैंने कभी तुम्हारे हाथ तक भी टच नहीं किया। मैं हमेशा घर के अंदर फ्लोर में सोता था और मेरे को हमेशा से लगता था तुम एक नोबल लेडी हो। बट अभी तुम किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रहे हो। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो? भाई वो लड़की इस सिचुएशन में फंसकर काफी ज्यादा स्टंट रह जाती है। फिर एक मॉकिंग स्माइल देते हुए कहती है, क्यों नहीं, तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो, बिल्कुल यूजलेस। और इससे मिलो, ये है फ्रैंक चाओ, जो कि फ्रैंक फैमिली का यंग मास्टर है और इनकी फैमिली के एसेट 10 बिलियन से भी ज्यादा है। और अभी के वक्त वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का CEO है, जो कि हमारे फैमिली के कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बस इसी तरीके के आदमी मुझे टच कर सकता है, न कि तुम। उसी पल फ्रैंक जिया को और भी कस के पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि तुम जिया के हस्बैंड हो तो फिर मैं तुम्हारे फूड डिलीवरी को लेकर कोई कॉम्प्लेन नहीं करूंगा और बस ऐसा सोचूंगा कि मैंने खाने को किसी डॉग को दे दिया है। बट अगर तुम मेरे से फुल रेटिंग्स चाहते हो तो फिर अभी इस जगह पर घुटनों के बल बैठकर इस खाने को अपने मुंह से खाओ, तभी जाकर तुम्हें वो मिल सकता है। वहीं हमारे हीरो काफी ज्यादा शॉक होते हुए उसी जगह पर खड़ा रह जाता है और गुस्से में मनी मन सोचता है, तुम दोनों के दोनों बेशरम लोग तुम्हें भी चाहते हो मैं तुमसे माफी मांगू, क्योंकि तुम लोग बस अमीर हो। वही फ्रैंक इतना ज्यादा कमीना आदमी था जो कि जिया के गाल में लगे हुए पानी को पूछते हुए कहता है, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसी पल हमारे हीरो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए सीधा आगे बढ़ता है और फ्रैंक के गले को पकड़ते हुए उसे हटाने लगता है और वो आदमी जोर से चीखते हुए कहता है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। उसी पल जिया आगे बढ़ते हुए फ्रैंक को वहाँ से हटाता है और कहता है, तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत, तुम उसके ऊपर हाथ रखो। देखो चैन, अभी इसी जगह से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने में मजबूर हो जाऊंगी। हमारे हीरो चैन ये सुनते हुए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे अतीत के कुछ बातें याद आते हैं, जहाँ पर उसे पहली बार ये पता चला था कि ओवांग जिया उसका फियोंसे बनने वाली है और उसके दादाजी इस मैरिज का अरेंजमेंट करा है। फिर एक दिन वो गाड़ी में घूमते हुए पहली बार जिया को कॉलेज से आती हुई देखता है और मन में सोचता है कि वो इसी के साथ अपने पूरी जीवन खुशखुशाली के साथ बिताएगा। बट लगता है ये उसका कोई सपना था जो कि अब पूरी तरीके से टूट चुका है। और फिर वो वहाँ से गुस्से से जाते हुए कहता है, जिया मैं बस आशा करूंगा तुम अपने इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट नहीं करोगे। वही पीछे से जिया चीखते हुए कहता है, क्या रिग्रेट? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है, मैंने तुम्हारे जैसे एक औरतलेस गाय से शादी किया। कुछ टाइम के बाद चैन अपने डिलीवरी बाइक से निकल पड़ता है और तभी अचानक से एक कॉल आता है। चैन रिसीव करते हुए कहता है, हाँ हेलो, आप टोमेटो डिलीवरी से बात कर रहे हैं, मैं आपका किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? क्या आपका कोई पार्सल है? तभी दूसरी साइड से कोई बूढ़ा आदमी कहता है, हार्ट यंग मास्टर, आपके 3 साल का कुआंग फैमिली के अंदर घर जमाई बनकर रहने का ट्रायल अब ऑफिशियली आज खत्म होने वाला है और अब से आपका एक नया ट्रायल शुरू होगा जो कि बिजनेस वाला होगा। आपके दादाजी ने ऑलरेडी हुआसैंग ग्रुप को खरीद लिया है, जिसका कि आप चेयरमैन बनकर इस बिजनेस ट्रायल को देने वाले हैं। चैन हामी भरता है और तभी ओल्ड आदमी पूछता है, वैसे आपके दादाजी पूछ रहे थे आपके साथ आपके फियोंसे के कैसा रिश्ता चल रहा है, क्या उनको अब हमारे ये फैमिली के अंदर एक हार्ट की तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तभी चैन एक स्माइल देते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो इसका लायक नहीं है। इसके साथ वो बाइक को भगाते हुए वहाँ से
निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है रात के 8 बजे, जहाँ पर जिया घर में लौटती है और उसी पल चैन अपने घर के सारे सामान को पैक करते हुए बाइक में रखता है। जिसे देखते हुए जिया पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर को छोड़कर अब कहाँ जाने वाले हो? क्या इस छोटी सी चीज को लेकर इतना बड़ा मैटर बनने का कोई जरूरत भी है? जिसे सुनते हुए चैन अपने बैग को पैक करता है और कहता है, क्या चीटिंग तुम्हें कोई छोटा चीज लग रहा है? जिया गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम अब मेरे से माफी मांगना चाहते हो? तुमने 3 साल तक हमारे खाना पानी सूखा है, यहाँ तक कि तुम हमारे घर में ही रहते हो। अब इस हालत में अगर तुम्हारे साथ कोई छोटा मोटा गलत भी होता है तो फिर तुम्हें इसे सहना चाहिए। तभी चैन अपने सूटकेस को कस के बंद करता है और गुस्से में कहता है, मैंने 3 सालों तक तुम्हारे घर के अंदर क्या क्या चीज को नहीं सहा। तुम्हारे पेरेंट्स के ह्यूमिलिएशन, तुम्हारे अंकल और उनके बच्चे ने मेरे को बहुत बार बुली करा है और तुमने ऐसा एक्ट किया कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि तुमने अपने हाथ को भी छूने से मुझे मना करा था और मैंने बिल्कुल तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट करा था क्योंकि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता था। बट आज के दिन से और इसी पल से मैं बिल्कुल भी और नहीं सहूंगा और जिया मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जो सुनते हुए जिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और दूसरे पल वो गुस्सा होती हुई कहती है, ये चैन तुम्हारा इतना ज्यादा दुस्साहस, तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। मैंने तुमको पहले ही कहा था कुछ ढंग का काम कर लेने के लिए। मैंने तुमको बार बार वार्न करा था बट तुमने मेरे इशारों को बिल्कुल भी नहीं समझा। और एक बात याद रखना, मुझसे तलाक लेने के बाद ना तुम मेरे इस बड़े से लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर रह पाओगे ना हमारे लग्जरी कार्स को चला पाओगे। चैन एक स्माइल लेते हुए कहता है, लग्जरी गाड़ी लग्जरी घर, मेरे को किसी भी चीज का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जिया गुस्सा होते हुए कहती है, ठीक है तो फिर चलो इसे करते हैं। पता नहीं उस टाइम मेरे दादाजी को तुम्हारे अंदर क्या दिखा था और उसने क्या सोचकर तुम्हारे जैसे एक लूजर से मेरा शादी करवा दिया। हमारी वांग फैमिली इस देश के अंदर कम से कम हजारों करोड़ों का एसेट रखता है और मेरा शादी करवा दिया तुम्हारे जैसे एक गरीब इंसान से जो कि बिल्कुल भी मुझे डिजर्व नहीं करता। वही चैन कहता है, ठीक है तो फिर कल के सुबह ही हम लोग कोर्ट पर चलेंगे। उसी पल लड़की घूमते हुए कहती है, कल तो नहीं होगा क्योंकि कल मेरे ग्रैंड माँ का 80 साल का जन्मदिन है और उसी जगह पर मेरा पूरा फैमिली गैदर होने वाला है, वो भी सुबह के 10 बजे के पहले से। और इसके अलावा हमारी शादी का डिसीजन मेरा नहीं बल्कि मेरे फैमिली का था, तो फिर तुमसे तलाक लेने के पहले मुझे उनसे बात करना पड़ेगा। बेचैन कहता है, ठीक है तो फिर अपने फैमिली को अच्छी तरीके से समझा देना और मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। जिसके साथ वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे से जिया चीखती रहती है, चैन तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो तुम्हारे इस डिसीजन का। देखना एक दिन आएगा तुम दोबारा से क्रॉल करते हुए मेरे साथ रहने के लिए भीख मांगोगे। वही चैन बिल्कुल उसको इग्नोर करते हुए सोसाइटी से बाहर निकल आता है और एक कॉल पकड़ते हुए कहता है, मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। और दिखाई देता है वहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रहा था और अचानक से वहाँ पर एक रोल्स रॉयल्स गाड़ी आकर खड़ा होता है और बस देखते ही देखते वहाँ पर रोल्स रॉयल्स का लाइन लग गया था और हर एक गेट से कुछ लोग बाहर निकलते हुए चैन को यंग मास्टर कहते हुए संबोधित करता है। फिर एक आदमी एक बड़ी से लग्जरी छतरी को बाहर निकलते हुए कहता है, मास्टर इसे ले लीजिए नहीं तो आप बहुत ज्यादा भीग जाएंगे। तभी चैन बारिश में अपने बालें लहराते हुए कहता है, होने दो ये बारिश, ये मेरे दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। कुछ गार्ड्स आते हुए चैन को एक बड़ा सा कोट पहना देता है और चैन कहता है, चलो अब निकलते हैं। जिसके साथ सारे रोल्स रॉयल्स जब शहर के बीच से बाहर निकलते हैं आसपास के लोगों के अंदर हल्ला मच गया था क्योंकि एक देखना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर तो लाइन लग चुका है। वही किसी ऊंचे से घर के ऊपर से जिया भी देखती है और सोचती हुई कहती है, क्या यहाँ पर कोई बहुत बड़ा शख्सियत आया है? नहीं तो इतनी सारी लग्जरी कार तो एक साथ देखना बहुत ही ज्यादा रेयर में से भी रेयर बात है। दिखाई देता है गाड़ी के अंदर चैन भी सबसे ऊपर की तरफ ही देख रहा था और अब हमें बताया जाता है बहुत लोग कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी मिस्टीरियस फैमिलीज हैं जैसे कि 2 पॉइंट फैमिली, मॉर्गन फैमिली, बट उनमें से बहुत ही कम लोगों को पता है एक सबसे ज्यादा मिस्टीरियस फैमिली के बारे में जिसका नाम है जी फैमिली। इनकी फैमिली के एसेट्स कई $100 बिलियन के हैं बट इनके बावजूद इनके फैमिली के लोग अपने आप को काफी ज्यादा हम्बल रखते हैं। इनके नाम रिचेस्ट के लिस्ट में भी कभी देखा नहीं जा सकता। कुछ ही पल में चैन एक जगह पर आता है और उसके सामने एक हेलीकॉप्टर वेट कर रहा था। फिर चैन उस हेलीकॉप्टर में चढ़ता है और हमें अब ई फैमिली के बारे में बताया जाता है जो कि दूसरे किसी भी फैमिली से बिल्कुल अलग है। यहाँ में जन्म दिए गए बच्चों को बस 3 साल की उम्र से पियानो, वायलिन चलाना, मार्शल आर्ट सीखना और 18 साल होने तक 4 साल के बिजनेस की डिग्री को भी अमेरिका से कंप्लीट करना पड़ता है। जिसके साथ साथ उनके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए फैमिली के एल्डर्स की तरफ से उन लोगों का टेस्ट या फिर ट्रायल लिया जाता है। और ऐसे ही आज से करीबन 3 साल पहले चैन याद करता है कि उसके दादाजी ने कहा था, मैंने वांग फैमिली से तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करा है जो कि यंगझू के अंदर एक 2nd क्लास का फैमिली है और तुम वहाँ पर बिल्कुल एक आम से लड़के बनकर जाओगे। और हाँ याद रखना किसी भी हालत में किसी भी तरीके से तुम अपने रियल आइडेंटिटी को बिल्कुल भी दूसरों के सामने उजागर मत
मत करना, नहीं तो तुम इसमें फेल कर जाओगे। चैन हमें भरता है और उसी के बाद उसका मिशन स्टेप बाय स्टेप शुरू होता गया। बट अभी वो अपनी आंखें बंद करते हुए काफी ज्यादा रिग्रेट करते हुए सोचता है, चलो अब सब कुछ खत्म हो गया, टेस्ट भी और ये रिश्ता भी। तभी हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है और दो गार्ड्स कहते हैं, यंग मास्टर आपको घर पर स्वागत है। और दिखाई देता है एक बहुत ही बड़े से महल को और अनाउंस करा जाता है, ये चैन घर में लौट आया है। दोस्तों इसके साथ एक म्यूजिक चलाना चाहिए, डॉन का म्यूजिक बहुत ज्यादा जचेगा। फिर शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे 10 बजे सिसुआन भिला एरिया पर, जहाँ पर वांग फैमिली के अभी के करता धरता मिस वांग के 80 साल के जन्मदिन का पार्टी में जब सारे लोग उनके बच्चे उन्हें विश कर रहे थे, उसी पल दादी कहती है, जिया तुम्हारा वो लूजर हस्बैंड चैन कहाँ पर है? जिया का भी मायूस होते हुए कहता है, वो काम में गया है। साइड से जिया के कजिन वांग साउजी हंसते हुए कहता है, सच में ये चैन ही हमारी वांग फैमिली के नाम से एक धब्बा है। वो इतने ही अमीर फैमिली में होने के बावजूद उसे टोमेटो में जॉब करना है। एक दिन तो पता है मेरा मास्टरिंग के सामने उसका डिलीवरी का बाइक आ गया था और मुझे इतना ज्यादा शर्म आ रहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी उससे मिला नहीं पाया। एम्बरेसमेंट में मैं तो संसार हो रहा था। तभी ग्रैंडमा वांग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ये किस तरीके का मैनर्स है, उसे जल्दी से जल्दी कहो यहाँ पर आने के लिए। इसके साथ साथ उसका टॉकी भी घुराने लगता है। जिया मायूस होते हुए कहती है, ग्रैंडमा असल में वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग तलाक लेने वाले हैं। जो सुनते हुए उसके दादी गुस्से में चीखती हुई कहती है, तुम्हें इसका परमिशन किसने दिया? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी शादी तुम्हारे गुजरे गए दादाजी ने अरेंज करवाया था। तभी जिया काफी ज्यादा इनोसेंट बनती हुई घुटनों के बल बैठ जाती है और रोती हुई कहती है, ग्रैंडमा मैं किस तरीके से मेरे गुजरे गए ग्रैंडपा के ख्वाहिश को इस तरीके से ठुकरा सकता हूँ, बट आपको नहीं पता ये चैन बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। वो किसी और लड़की से अपना रिश्ता बना रहा है। वही जिया मनी मन सोच रही थी, मैं इनको असली बात बिल्कुल भी नहीं कह सकती, इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकता है। और वैसे भी मैंने नहीं बल्कि ये चैन ने खुद मेरे से तलाक मांगा था, तो फिर दोषी तो वही हुआ ना। भाई उसका ग्रैंडमा काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई कहती है, क्या कहा तुमने? उस जानवर ने 3 साल तक हमारा खाना खाया, हमारे पानी पिया, हमारे घर में सोया और उसी के बाद तुम्हारे लिए लॉयल तक नहीं रह पाया। भाई साइड से जिया का भाई आते हुए कहता है, जिया देखो गुस्सा मत करना, बट दोस्त तो तुम्हारे ही है। तुमने 3 सालों तक उसको अपने से बहुत ही दूर रखा, वो भी शादी के बावजूद। तुम हमेशा से तो यही चाहती थी कि एक चैन किसी दूसरी लड़की की तरफ चला जाए और तुम्हें तलाक मिल जाए, जिससे कि तुम किसी अमीर इंसान से शादी कर सको। बट वो इडियट लड़का ये छोटा सा ट्रिक भी समझ नहीं पाया। क्या ही बुद्धू है। भाई वो ग्रैंडमा काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई चीखती हुई कहती है, अगर जिया अपनी पूरी जिंदगी भर भी उससे दूर रहे फिर भी उसे चीट करने का कोई भी परमिशन नहीं है। उस जानवर को कहीं से भी पकड़ कर लेकर आओ, मैं आज हमारे फैमिली के रूल्स के अंदर उसे सजा दूंगी। जिया जल्दी से अपने मोबाइल में कॉल लगाता है। भाई कहीं दूर चैन के पास कॉल बजता है और वो कॉल को उठाता है। तभी जिया कहती है, ग्रैंडमा तुम्हें बुला रही है, तुम्हें अभी यहाँ पर आना पड़ेगा। वही चैन साफ साफ मना कर देता है और उसके बाद कॉल कट कर देता है, जिसे देखते हुए जिया को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो ग्रैंडमा को कहता है कि उसने आने से इनकार कर दिया। जो सुनते हुए उसके ग्रैंडमा और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए चीखती हुई कहती है, एक घर जमाई बिल्कुल एक कुत्ते के बराबर होता है, बट उसका फिर भी इतना हिमाकत, वो मेरे ऑर्डर को ठुकराए। वो साइड में जिया के भाई को कहता है, साउजी जाओ और उस जानवर को उठाकर लेकर आओ। साउजी अपने हाथ मलते हुए कहता है, बिल्कुल। और वो मन में सोचता है, मैंने पहले भी उसे बहुत बार टीच करा है, चलो एक बार दोबारा से मेरे हाथ की खुजलियाँ मिटाते हैं। और वो वहाँ से निकल पड़ता है। जो कि फिर ग्रैंडमा कहती है, तुम सभी लोगों को आज यहाँ पर बुलाना पड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को लेकर बात करने के लिए। कल के ही दिन हुआसेंग ग्रुप का चेयरमैन अब बदल चुका है। अभी के वक्त किसी को नहीं पता वो कौन है, उसका नाम क्या है, बट हमारे डिंगचेंग रियल एस्टेट हमेशा हुआसेंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करते हुए अपना काम करता है। और इसके अलावा हम लोगों ने हुआसेंग के साथ करोड़ों का डील करने वाले हैं, जो कि अभी तक पेंडिंग में है। हमें जल्द से जल्द उनके सीईओ के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। और अभी के वक्त यही हमारे वांग फैमिली का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। रिलेशनशिप होता है दोबारा से चैन के पास। एक गार्ड कहता है, यंग मास्टर आप दोबारा से डिलीवरी के कपड़े क्यों पहन रहे हैं? तभी चैन एक स्माइल देते हुए कहता है, मेरा ट्रायल तो खत्म हो चुका है, बट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आज का दिन मेरा लास्ट डे है, तो फिर जिस चीज को मैंने एक बार शुरू करा था उसे मुझे ऐसे अधूरा भी नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ वो मनी मन सोच रहा था, अभी के वक्त मेरी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से रिवील करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले दूर से रहते हुए सारी सिचुएशन को और अपने दुश्मन को गौर से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तभी दिखाई देता है शहर के अंदर से एक गाड़ी बहुत ही तेजी से भाग रहा था, जिसको कि सेउजी चला रहा था। और वो मोबाइल में चैन को कॉल लगाते हुए कहता है, वही चैन कहाँ पर है तू? मैं चैन की तरफ से एक जगह का लोकेशन के बारे में बताया जाता है। वही सेउजी एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है उसी जगह पर इंतजार करो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और कुछ ही पल के अंदर चैन की स्कूटी के साइड में एक गाड़ी आकर रुकता है और
उसके अंदर सेओजी था जो कि अपने विंडो के ग्लास को नमाते हुए कहता है, ग्रैंडमा तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से जल्दी गाड़ी में चढ़ो। चैन गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम्हारा दादी मेरे सामने भीख भी मांगे जिया के लिए तो फिर भी मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलने वाला, मुझे उससे तलाक चाहिए। भाई सेओजी हंसते हुए कहता है, क्या पकड़े हो ग्रैंडमा, वो भी तुमसे भीख मांगेगा? अरे तुम दादी माँ के पास ही तो चलो, तुम्हें वो अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी। चैन जब इसके कारण के बारे में पूछता है, सेओजी जिया के द्वारा कहा गया सीटिंग एलिगेशन के बारे में बताता है और भी कुछ भला बुरा सुनाने लगता है, जो सुनते हुए चैन अपने हेलमेट को उतारता है और कहता है कि सच में ये सभी बातें जिया ने कहा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखते हुए स्वांजी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। भाई चैन मन में सोचता है, जाओ सच में तुम इतना ज्यादा नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया है। भाई दूसरी तरफ स्वांजी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, वो मन में सोचता है पता नहीं क्यों बट आज के दिन इस चैन का ऑरा और टेम्पर कुछ अलग ही लग रहा है। उसकी आंखों के अंदर भी अभी वो डर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, बट ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो गुस्सा होते हुए चीखते हुए कहता है, ओए जल्दी से जल्दी गाड़ी में उठो। उसके बाद होटल के दरवाजे के सामने जाकर अपने घुटनों के बल नील डाउन होकर बैठे रहना जब तक ना मेरी दादी की बर्थडे का पार्टी खत्म होता है। और मेरी मानो दादी मैं तुम्हें शायद से माफ कर देंगी और उसके बाद तुम डिवोर्स को लेकर भी उनके साथ बात कर लेना। भी चैन काफी ज्यादा कोल्ड होते हुए कहता है, मैंने पहले बता दिया था कि मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाला। स्वांजी काफी ज्यादा गुस्से में अब गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है, लगता है तुम्हारे आज गालों में काफी ज्यादा खुजली उतरा है, रुको मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर देता हूँ। जिसके साथ वो चैन के ऊपर एक घूंसा मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट चैन अपनी गाड़ी को घुमाते हुए स्वांजी के ही गाल में एक किक लगा देता है, जिससे कि स्वांजी को काफी ज्यादा चोट लगता है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। तुरंत ही वो छोटे से नायक को बाहर निकलते हुए कहता है, तुम्हारा इतना ज्यादा दुस्साहस, तुम मेरे ऊपर हमला करो, आज मैं खुद के हाथ ही मेरी वांग फैमिली की जस्टिस को तुम्हारे ऊपर अपनाऊंगा, आज तुम पक्का से इस दुनिया को बाय बाय करने वाले हो। वही चैन उसके हर एक हमले को बहुत ही नजदीक से डॉज करता है, फिर वो एक मूव देता है स्वांजी के हाथ पर, जिससे कि उसके हाथ का नाइफ छूट जाता है और फिर वो दोबारा से उसके चेहरे पर कुछ पंचों को लैंड करता है, जिससे कि वो जमीन में गिर गया था। फिर चैन आगे बढ़ते हुए कहता है, जाओ और तुम्हारी उस वांग फैमिली को कह दो मैं हमसे तुम्हारी फैमिली का कोई डॉग नहीं हूँ जो कि उनकी बातों से उठेगा बैठेगा, जब तक न मैं नहीं चाहता तब तक मेरे को वहाँ पर कोई भी नहीं लेकर जा सकता। और फिर वो वहाँ से अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ता है, जबकि स्वांजी गुस्से में वहाँ से चीखता रहता है। शिफ्ट होता है दोबारा से वनहाउ के होटल पर। मिस वांग और बाकी के सारे लोग भी अभी स्वांजी का ही इंतजार कर रहे थे, तभी उसका गाड़ी आकर रुकता है और ग्रैंडमा खुश होते हुए कहता है, हमेशा की तरह मेरा पोता बहुत ही ज्यादा तेज और एफिशिएंट है। और उसी पल स्वांजी अपना सूजा हुआ चेहरा लेकर बाहर निकलता है और फिर ग्रैंडमा के पास आते हुए रोते हुए कहता है, ग्रैंडमा उस ट्रैश ने मेरे को मारा, वो भी खुली स्ट्रीट में। तभी साइड से साउजी का पापा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने दांत कसते हुए कहता है, उसका इतना ज्यादा दुस्साहस हो चुका है कि वो अब मेरे लड़के के ऊपर भी हमला करे, उसे चोट पहुंचाए, लगता है वो अब सच में मरना चाहता है। वही साउजी रोते हुए कहता है, ग्रैंडमा पुलिस को कॉल करिए, हम उसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। वही उसका ग्रैंडमा मन मन सोचता है, इस तरीके की चीजों को लेकर हम लोग पुलिस को खींच नहीं सकते, इससे हमारी फैमिली के रेपुटेशन के अंदर बहुत बड़ा दरार आ जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि वांग फैमिली अपने फैमिली के मैटर को भी अब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो अपने लड़के जिकुओं को कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास काफी सारे दोस्त है जो कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन रखता है, उनको कहो और उस चैन को वहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आओ। अब अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करना जरूरी है। वो आदमी भी हामी भरता है और सीधा किसी को कॉल लगाता है। तभी शिफ्ट होता है आधे घंटे के बाद, जहाँ पर चैन एक जगह पर डिलीवरी देने के लिए आया था और तभी वो दो मुस्तंगे से मिल जाता है, जो लोग एक क्रीपी स्माइल लेते हुए कहता है, तो तुम ही हो ये चैन, चलो अब हमारे साथ चलो। ये चैन तुरंत ही समझ जाता है ये लोग असल में वांग फैमिली के द्वारा ही बुलाया गया है और वो काफी ज्यादा कोल्ड लुक के साथ कहता है, आज का दिन मेरी डिलीवरी का लास्ट डे है, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला। जिसके साथ वो दोनों मुस्तंडे काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम चलते हुए नहीं जाना चाहते तो फिर हम तुम्हारे हाथ पैरों को तोड़ते हुए उठाकर लेकर जाएंगे। फिर उस घर के अंदर से काफी सारे घूसे लातों की आवाज हर तरफ गूंज उठता है और उसके बाद फाइनली चैन बिना किसी खरोच के बाहर निकलता है। बट उसी पल वहाँ पर एक मुस्तंडा अपने आप को संभालते हुए चैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट दूसरे ही पल चैन अपने हाथ को घुमाते हुए उसे दोबारा से पीछे फेंक देता है, जिसके साथ उसका डिलीवरी बॉक्स छूट गया था वो जमीन में पड़ने से पहले उसे पकड़ लेता है और हाथ छोड़ते हुए कहता है, चलो बढ़िया, अगर ये खाना गिर जाता तो फिर मेरा रेटिंग्स खराब हो जाता, चलो अब बस मेरा एक ऑर्डर बाकी है। और वो गाना गाते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है वनहाउ के होटल पर, जहाँ पर जिया का पापा काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, मम्मी वो अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी चैन ने क्रिपल कर दिया है और वो लोग भी चैन को नहीं ले आ पाए। जो सुनते हुए मिस वांग काफी ज्यादा खुश
गुस्सा होता है और उसके गोद में वो डॉगी भी जोर जोर से भौंकने लगता है। मिस वांग गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस जानवर को हैंडल कर सके। भाई आसपास के लोग भी अब बात करने लगे थे। हमें नहीं लगा था वो फालतू सा जिया का पति कोई मार्शल आर्टिस्ट होएगा, नहीं तो इतने सारे प्रोफेशनल लोगों को तो इस तरीके से संभाला नहीं जा सकता। अचानक से वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आते हुए कहता है, मैडम जी मिस्टर कुनमा आया है जो कि वांझो के शहर के अंदर टोमेटो डिलीवरी का हेड है। उसी पर जिया के पापा पास आते हुए कहता है, मम्मी ये असल में ये चैन का बॉस है। और वो कुछ फुसर फुसर करते हुए एक आइडिया देने लगता है और तभी वहाँ पर कुनमा आ पहुँचता है एक गोल्डन कलर के बॉक्स को बर्थडे प्रेजेंट बनाते हुए, जो कि असल में एक जूस का बॉटल था जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती था। जिसके साथ वो ग्रैंडमा उसे धन्यवाद कहता है, बट वो अपने चेहरे को काफी ज्यादा मायूस कर लिया था। जिसे देखते हुए वो आदमी उसके बुरे मूड के कारण के बारे में पूछता है। वही वो ग्रैंडमा ढोंगी बनते हुए ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है और ये बिल्कुल ही उसके फैमिली का इंटरनल मैटर है। तभी सोन जी के पापा उस आदमी की कान में खुसफुसाते हुए ईचन के बारे में सारे सिचुएशन को उसे एक्सप्लेन करता है। जिसे सुनते हुए मिस्टर कुनमा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या एक घर जमाई का इतना ज्यादा हिमाकत कि उसने बस चीटिंग ही नहीं किया बल्कि उसने नेक्स्ट होने वाले फैमिली के हायर यंग मास्टर को भी छुट्टी करने का दुस्साहस करा है। पता नहीं ये किस तरीके का लड़का होगा जो कि वांग फैमिली को इस तरीके से सिर दर्द दे सकता है। मैं सच में काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ। अगर योनछू के अंदर कोई अच्छा खासा कनेक्शन मेरा होता तो मैं जरूर से उस जानवर को शिक्षा देने में मदद कर पाता। तभी जिया का पापा कहता है, नहीं बॉस कौन, आप सही में हमारी मदद कर सकते हैं। वो कमीना लड़का असल में आपका ही एक एम्प्लॉई है। वो टोमेटो कंपनी में एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। और एक चीज जानने के बाद वो आदमी एक स्माइल देते हुए कहता है, प्रेसिडेंट वांग अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, तो फिर मैं इस मैटर को पूरी तरीके से संभाल लूंगा। वो किसी को कॉल करते हुए कहता है, काय अभी और इसी वक्त ई चैन नाम के किसी एम्प्लॉई हमारे साथ काम करता है, उसके आईडी और लोकेशन को मेरे पास भेज दो। जिसके साथ साथ उसे एक इमरजेंसी ऑर्डर दो वानहाउ ग्रैंड होटल पर डिलीवरी करने के लिए। पीछे से सुअनजी का पापा बस इस सिचुएशन का मजा ले रहा था और बस कुछ ही मिनटों के अंदर चैन अपने स्कूटी लेते हुए होटल के सामने पहुंच जाता है। फिर वो कॉल करते हुए कहता है, मिस्टर कून आपका डिलीवरी आ चुका है। वैसे वानहाउ होटल के अंदर डिलीवरी बॉयज को अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो फिर प्लीज बाहर आइए और अपने डिलीवरी के सामान को लेकर जाइए। भाई कुनमा ये सब कुछ सुनते हुए एक स्माइल देता है और कहता है, ठीक है उसी जगह पर इंतजार करो, हम लोग आ रहे हैं। और चैन को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि इसी जगह पर वांग फैमिली का बर्थडे का पार्टी चल रहा है, तो फिर शायद से ये उनका ही कोई चाल हो सकता है। भाई भूस्कोन ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए एक स्माइल देता है और कहता है, तो चलिए वो होटल के दरवाजे के पास ही है। भाई चैन धीरे धीरे सिचुएशन को समझने का कोशिश कर रहा था। तभी वो सामने से मिस्टर कून और वांग फैमिली के सारे लोगों को आते हुए देख पाता है और मन मन सोचता है, लगता है मैं इनके ट्रैप में आकर फंस गया। और बॉस्कोन बस आते ही चीखते हुए कहता है, अभी और इसी वक्त तुम अपने कपड़े को उतार दो और अपने बैज को भी हमारे हवाले कर दो। भाई चैन हैरान होते हुए कहता है, और तुम ये बोलने वाले होते कौन हो? सुअनजी बॉस्कोन का इंट्रोडक्शन करवा देता है। भाई बॉस्कोन अपने पावर को और भी ज्यादा दिखाने के लिए किसी से कॉल करते हुए कहता है, रुको मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। तुम्हें जिसने हायर करा था वो बस अभी तुम्हें कॉल करेगा। और बस बोलने के साथ ही चैन का मोबाइल बजने लगता है और उसका मैनेजर काय चीखते हुए कहता है, ये चैन तुम कर रहे हो, तुमने हमारे प्रेसिडेंट को ऑफेंड कर दिया है और उसने ऑलरेडी तुम्हें हमारी कंपनी से बाहर निकल दिया है। वही चैन मन मन सोचता है, मैंने अपने मिशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बारे में सोचा था, बट अब इस कमीने आदमी ने पूरे मिशन का कबाड़ा बना दिया। भाई वो बॉस को गुस्से में चीखते हुए कहता है, मैंने कहा अपने कपड़े उतारो, तुमको कंपनी से बाहर निकल दिया गया है और तुम अब इस डिलीवरी बॉय के कपड़े को पहन नहीं सकते। वो असल में हमारे लड़के को इंसल्ट करना चाहता था, बट चैन इससे नहीं डरता और वो तुरंत से अपने डिलीवरी बॉय के कपड़े को उतारने लगता है। वही वांग फैमिली के लोगों को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो लोग सिचुएशन को रिकॉर्ड करते हुए सौजी के पापा हंसते हुए कहता है, तुमने अभी कुछ टाइम पहले मेरे लड़के को मारने का दुस्साहस करा था, अब कहाँ गया तुम्हारा वो एरोगेंस? तभी चैन कपड़े को फेंकते हुए कहता है, तो बॉस कौन, मैंने सुना है आपकी एजेंसी बस इसी साल टोमेटो कंपनी से अपने कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यू करने वाला है ना? बॉस कौन हैरान होते हुए कहता है, पड़े ना पड़े तुम्हें क्या? और वो मन सोच रहा था, इसको इसके बारे में पता कैसे चला? वही चैन एक स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है अब तुम्हें कैपिटल में जाकर रिन्यूअल को लेकर डिस्कशन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी एजेंसी को और इसका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। बॉस में गुस्सा होते हुए चीखते हुए कहता है, तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? तुम्हें पता भी है टोमेटो कंपनी के सीईओ से मेरा कितना गहरा रिश्ता है? तभी ग्रैंडमा जोर से चीखते हुए कहता है, ए चैन मॉन्स्टर कहेंगे, अपने घुटनों के बल अभी के अभी बैठ जाओ। आज मैं मेरी पूरी फैमिली और गेस्ट के सामने तुम्हें हमारी फैमिली के पनिशमेंट और रूल से सजा दूंगा। तुम दो चीज के लिए दोषी हो, पहला तुमने हमारी पोती जिया को धोखा दिया है और दूसरा तुमने मेरी पोते को पीटा है। वही
तभी चेन एक स्माइल देते हुए कहता है, वैसे किस लिए मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठूं? और वो मन ही मन सोच रहा था, बुढ़ा कहीं की, सपना देखना अच्छी बात है बट इस तरीके से दिन के उजाले में देखना थोड़ी ही ठीक है। भाई मिस वांग अपने कोल्ड आवाज में कहता है, 3 साल पहले शादी के वक्त तुमने प्रॉमिस करा था तुम हमारे वांग फैमिली के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करोगे और अगर हम कोई सजा देना चाहे तो तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। तो अब बताओ क्या तुम्हारी बातों का कोई कीमत है? और चेन कहता है, अगर मेरे मुंह से कोई बात निकला है तो बिल्कुल उसका कीमत है। तभी मिस वांग चीखते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तो फिर वांग फैमिली के जायंट ड्रैगन रूलर को ले आया जाए। भाई जिया का पापा हामी भरता है जिसके साथ ड्रैगन के फेस वाला एक स्केल ले आया जाता है। वही आसपास के लोगों के अंदर बातें गूंजने लगता है, अगर इस स्केल का एक स्लैब फेस के ऊपर गिरा तो फिर उसका दर्द कम से कम 3 दिन तक रह सकता है और अगर कुछ और बार गिरा तो फिर पूरा फेस का स्ट्रक्चर ही बिगड़ सकता है। तभी ग्रैंडमा ऑर्डर देता है 20 बार स्लैब मारा जाए। तभी साउजी का पापा स्केल को लेते हुए एक स्माइल देकर आगे बढ़ता है और उसी पर जिया का पापा आगे बढ़ता है और उस स्केल को छीनते हुए कहता है, वो में मेरा दोस्त है कि मैं उसे शिक्षा नहीं दे पाया तो फिर मुझे इसका परमिशन दिया जाए। उसी पर जिया कहती है, वो मेरा पति है तो फिर लेसन भी मैं ही दूंगी। जिसके साथ वो अब रूलर को उठा लेती है। वही चैन एक स्माइल देते हुए कहता है, पहले तो तुमने मेरे से चीट करा, उसके बाद मेरे को ही दोषी बनाने का कोशिश करा और अब तुम मेरे को ही सजा देना चाहते हो। सच में मैं एक ऐसी वाइफ से शादी करा हूँ जिस तरीके की लड़की हजारों सालों में बस एक बार पाया जाता है। वही जिया कुछ भी नहीं बोलती और फिर कहती है, ईचन मेरा पति है जिसके कारण से उसे सजा देने का हकदार बस मैं ही हूँ। जिसके साथ वो मन ही मन सोचता है, अगर मेरे सामने कोई ईचन को मारेगा उसका सीधा सा मतलब है दूसरी तरीके से वो मेरे ऊपर ही वार कर रहा है और ऐसा मैं किसी को करने कैसे दे सकता हूँ। और उसी पर शिवजी स्केल को छीन लेता है और कहता है, ईचन जान मर गई कि तुमने मेरे को मारा था ना, अब मैं तुम्हारे फेस का वो हालत करूंगा कि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। बट तभी चैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर जोर का एक थप्पड़ सीधा शिवजी के फेस पर लैंड करता है। आसपास के फैमिली के लोग मन सोचता है, अरे जरा देखो, लग रहा है हम कोई ड्रामा देख रहे हैं। उसने वांग फैमिली के होने वाले हायर के फेस पर मारा। तभी वो ग्रैंडमा गुस्सा होती हुई कहती है, ओए लड़के, कि तुम्हें पता भी है इस जगह पर कितने सारी कंपनीज के सीईओ और बॉस और डायरेक्टर्स हैं। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करते हो तो फिर सीधा यहाँ से अरेस्ट होकर जेल की चक्की पीसने के लिए चले जाओगे। वही चैन सारे गेस्ट को पॉइंट करते हुए कहता है, आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा है, मैं नहीं बल्कि वांग सेजी ने ही पहले मेरे ऊपर हमला करने का कोशिश करा था और मैं तो बस अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा था। साइड से किसी कंपनी का बॉस कहता है, हाँ बात तो ठीक है बट कुछ ही टाइम पहले तुमने वांग फैमिली के जस्टिस को भी एक्सेप्ट करा था तो फिर अब तुम अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हो? तभी चैन कहता है, हाँ मैंने बिल्कुल माना है बट उसके पीछे एक शर्त है, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तभी मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। ग्रैंडमा अपने पोते को पकड़ते हुए गुस्से से चीखते हुए कहता है, तुमने जिया को चीट करा और मेरे पोते को मारा, क्या इतना रीजन काफी नहीं है? चैन गुस्से में चीखते हुए कहता है, इन 3 साल मैंने जिया के लिए अपना सब कुछ उजागर कर दिया बट मैंने नहीं बल्कि आपके पोती ने मेरे से चीट करा है और मैंने कल के रात फैंग साओ के साथ एक होटल में उसको हाथों हाथ पकड़ा है। वहाँ बस सारे गेस्ट और लड़कियों के बीच बातें छिड़ जाता है। क्या फैंग चाओ सच में वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो काफी ज्यादा राइस फैमिली से आता है। अगर देखा जाए तो फिर फैंग फैमिली के साथ वांग फैमिली ही सबसे ज्यादा सूट करता है। बट बुरी बात, हम लोगों ने युनजू के जो सबसे ज्यादा खूबसूरत परी के बारे में सोचते थे, लगता है उसका कैरेक्टर उतना भी कुछ खास नहीं है। दूसरी तरफ से जिया काफी ज्यादा शर्माते हुए चीखती हुई कहती है, ग्रैंडमा आप इसके बात के ऊपर गौर मत करिए, ये सब कुछ झूठ कह रहा है। मैं कल के दिन फैंग चाओ के साथ एक बिजनेस की डिस्कशन करने के लिए गया था। यहाँ पर सारे लोगों को पता है वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं और मैं उसी फाइनेंशियल चीजों को लेकर डिस्कशन करने के लिए गई थी। तभी साइड से चीन गुस्से में कहता है, क्या कोई बिजनेस के डिस्कशन करने के लिए प्राइवेट होटल में जाता है और उसके बाद बाथरूम में जाकर कपड़े भूल जाते हैं? क्या तुम्हें यहाँ पर सारे लोग पागल दिखाई दे रहे हैं? तभी अचानक से कोई कहता है, वो देखो यंग मास्टर फैंग आ रहे हैं। और तो कोई कहता है, डेविल का नाम लिया और डेविल हाजिर दिखाई देता है। फैंग एक गिफ्ट के बॉक्स को पकड़ते हुए एक स्माइल देकर काफी जेंटलमैन बनते हुए आ रहा था और उसी पल जिया उसके पास जाते हुए कहता है, यंग मास्टर फैंग ये घर जमाए सभी के सामने ये प्रतीत करना चाहता है कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। प्लीज आप आगे बढ़िए और इन लोगों को बताइए कि हम लोग बस एक बिजनेस का डिस्कशन कर रहे थे। फैंग जिया को बाहों में खींचते हुए कहता है, बिल्कुल इस कमीने चेन के बातों के ऊपर गौर फरमाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम दोनों बिल्कुल इनोसेंट हैं और कल के दिन मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को मंगाया था जो कि इत्तेफाक से ये डिलीवरी बॉय देने के लिए आ गया था। फिर वो मनी मन सोचता है, सच में इस चेन के पास कुछ गट्स है जो कि वो इतने सारे लोगों के सामने इस मैटर को उठाकर लेकर आया है। फिर वो घूमते हुए चेन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई फोटो या फिर वीडियो का एविडेंस है कि तुमने मेरे को जिया के साथ
देखा था। फिर वो मन ही मन सोचता है उस वक्त चैन ने कोई भी मोबाइल बाहर नहीं निकला था और इसके अलावा मैंने होटल के अंदर के सारे वीडियोस और रिकॉर्ड्स को ऑलरेडी मिटा दिया है, तो फिर वो हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस को साबित नहीं कर सकता। चैन भी वहाँ पर चुपचाप रहता है और उसी पर फैंग हंसते हुए कहता है मुझे पता है इस लड़के ने ऐसा क्यों करा होगा, असल में इसके पीछे कोई और कारण है। असल में आप लोगों को पता होगा ये चैन टोमेटो में काम करता है और मैंने कुछ खाना वगैरह मंगाया था जो कि कल के दिन इसी ने लेकर आया था। बट जैसे ही तुम लोगों को पता है ये काफी ज्यादा बेकार किस्म का लड़का है जिसने कि मेरे खाने के सामान को मेरे सामने फेंक दिया, जिसके कारण से मैंने ऐप के रिव्यू में उसे 1 स्टार दिया था और इस साइट पर हमारे साथ बॉस्कून भी है। अब जरूर से ईफेन के रेटिंग्स को कल के दिन चेक कर सकते हैं और मेरी बातों को अच्छे से साबित कर सकते हैं। बॉस्कून तुरंत ही लिस्ट देखते हुए हामी भरता है और उसके एक एक बात सच कहता है, जिससे कि लोगों के अंदर दोबारा से डिस्कशन फैल गया था कि ये किस तरीके का लड़का है जो कि बस इस छोटे से चीज को इतना बड़ा मैटर बना रहा है। सच में यही होते हैं लो क्लास के लोगों का बिहेवियर। तभी चेन जिया की तरफ देखते हुए कहता है मैंने किस लिए खाना फेंक दिया था कि तुम इस मैटर को एक्सप्लेन करना नहीं चाहोगे। जिया काफी ज्यादा एरोगेंट बनते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम अपने काम में डेडिकेशन नहीं देते हो और तुम्हारा सहने की शक्ति बहुत ही ज्यादा कम है। वही चैन हंसते हुए कहता है हाँ सच में मेरी सहने की शक्ति सच में बहुत ही ज्यादा कम है। और वो मन ही मन सोचता है अब मेरे अंदर जो छोटा सा भी तुम्हें लेकर फीलिंग्स था अब तुमने वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। चलो ठीक है। फिर वो ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता है तो आप कह रहे थे मैंने चीट करा है, क्या आपके पास इसको लेकर कोई एविडेंस है? उसका ग्रैंडमा अब जिया की तरफ देखता है। फिर जिया भी अपनी सीट हिलाते हुए ना में जवाब देता है, जिसके साथ ग्रैंडमा शांत होती है और कहती है ठीक है अब जब यहाँ पर किसी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो फिर इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे तुमने मेरे पोते को मारा, अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिन साफ साफ कहता है उस जगह पर एक सिक्योरिटी कैमरा है, आप लोग वहाँ पर आराम से जाकर देख सकते हैं कि आपके पोते ने एक नाइफ का इस्तेमाल करते हुए मुझे फोर्स करा और मैं बस अपनी लाइफ को बचाने के लिए बस अपनी सेल्फ डिफेंस करा। अगर अब चाहे तो मैं एक पुलिस केस करते हुए सीधा आपके पोते को जेल में भेज सकता हूँ। मैं उसका ग्रैंडमा और उसका डॉगी जोर जोर से चीखते हुए कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमने 3 सालों तक हमारे पैसों से और कपड़े से पनपा और लगता है तुम अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, जो कि आज तुमने मेरे पोते के ऊपर हाथ उठाया, कल तो तुम मेरे को भी पीट सकते हो। चैन रिलैक्स होते हुए कहता है मिस वांग मैं हमेशा से आपको रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसे प्रॉमिस करता हूँ कि साओजी अगर मुझे फ्यूचर में प्रोवोक नहीं करता तो फिर मैं भी उसके विरुद्ध कोई भी ग्रजेस नहीं रखूंगा। फिर वो काफी ज्यादा साफ नजर देते हुए कहता है वैसे मेरा बस एक रिक्वेस्ट है और मैं आशा करता हूँ आप इसमें राजी होंगे, मुझे जिया से तलाक चाहिए। ग्रैंडमा कपकपाते हुए कहता है सुना तुमने, सभी लोग सुना तुमने, तुम लोगों को जैसे कि पता है आज से करीबन 3 साल पहले मेरी गुजरी गई पति ने जिया के साथ इस चैन की शादी को फिक्स करा था और इस 3 सालों तक मेरा पोती काफी ज्यादा दुखी रही। उसके पेरेंट्स बार बार आकर डिवोर्स की मांग करते थे बट मैं हमेशा से उन्हें मना करता रहा और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण से मेरा पोती जिया इस शहर के सबसे खूबसूरत मिस ब्यूटी मानी जाती है। और एक बात तो पक्का है चैन को वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती और इसके अलावा आज के दिन चैन ने मेरे पोते के ऊपर भी हाथ उठाया है, जिसके कारण से सजा के तौर पर मैं अपने गुजरे गए पति के डिसीजन के विरुद्ध ये फैसला लिया है कि चैन अब से हमारे फैमिली का सोन इन लॉ नहीं है, उसको इस घर से बाहर निकल दिया जाता है, वो भी तलाक के साथ। साइड से सोजी के पापा हंसते हुए कहता है वेटर इसी खुशी में सभी लोगों को ड्रिंक सर्व करो। वही वहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग ड्रिंक्स को लेते हुए मिस वांग को कांग्रेचुलेट करने लगता है कि फाइनली उनकी फैमिली से एक भला निकला है। तभी साइड से जिया की मॉम सुलान ड्रिंक को पकड़ते हुए एक स्माइल देती हुई कहती है आप सभी का धन्यवाद। वैसे मैं एक चीज के बारे में तो बोलना भूल ही गई, इस पूरे 3 साल के अंदर जिया चैन से दूर रहा, वो एक भी दिन एक बेड को शेयर नहीं करा था, जिससे कि जिया अभी तक बिल्कुल एक कुमारी मानी जा सकती है। इसे सुनते हुए जिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी साइड से चैन एक स्माइल देते हुए साइड से एक जूस के ग्लास को उठाता है और मन ही मन सोचता है चलो मैंने तुमको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करा था, अगर तुम बस एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट होना चाहते हो तो फिर जाओ, अब बड़े बड़े फैमिली के द्वारा तुम्हारे ऊपर बोली लगाया जाएगा। चलो देखते हैं तुम्हारी फैमिली तुम्हें कितने में बेचता है। वो जूस को उठाते हुए जिया को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में तुम्हें अपने औकात के मुताबिक पति मिलेगा। मैं जिया फिर भी काफी ज्यादा एरोगेंट बनते हुए कहता है अगर इसी पल तुम घुटनों के बल बैठकर मेरे से भीख मांगो तो फिर मैं अभी भी ग्रैंडमा से बोलकर उसके डिसीजन को बदला सकती हूँ। जेन एक स्माइल देते हुए कहता है तुमने मेरे को धोखा दिया है तो फिर मैं घुटनों के बल बैठो तुझसे भीख मांगो। वो जूस को नीचे की तरफ गिराते हुए कहता है तुम इसके लायक नहीं हो। और पहली बार किसी से ठुकराने के बाद जिया का चेहरा देखने लायक था। भी जिया मन मन सोचती है आज पता नहीं इस कमीने ना करा ये चैन को क्या हो चुका है, वो आज तो मेरे विरुद्ध बिल्कुल ही विद्रोह में उतर आया है। और वो जोर से चीखती है रुको मैं तुम्हें आज जोर से
सबक सिखाऊंगी। जिसके साथ वो अपने ग्रैंडमा के पास आते हुए कहती है, ग्रैंडमा, अगर हम लोग उसे इस तरीके से और इतनी आसानी से छोड़ दे और उसे तलाक दे दे जिसमें कि 3 सालों तक छोड़ देंगे। भाई उसका भाई स्वांजी भी अपनी सूची हुई गाल दिखाते हुए कहता है, हाँ बहन जिया बिल्कुल सही कह रहा है, उसे हमें एक लेसन सिखाना ही चाहिए। भाई ये सब सुनते हुए उसका दादी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए सभी के सामने बिल्कुल अनाउंस करते हुए कहता है, अब जैसे कि तुम सभी लोगों को पता है, इस कमीने लड़के ने हमारे पोते के 3 साल बर्बाद कर दिया। जिसके साथ साथ उसने मेरे पोते को भी चोट पहुंचाया है और हमारी वांग फैमिली जो कि कुछ डिकेड से इस यांचो सिटी को और भी ज्यादा रोशन करने में मदद करा है, तो फिर हमारी उसी रेपुटेशन को देखते हुए अगर हम लोग इतनी आसानी से इसे छोड़ देते हैं, फ्यूचर में दूसरे लोगों के अंदर भी कोई भी डर नहीं रहेगा और वो लोग आसानी से हमारे वांग फैमिली को फालतू में ट्रबल में फेंक सकता है। जिसके कारण से मैं आज यहाँ पर सारे बड़े बड़े लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो लोग हमारी मदद करें इस यी चैन को पनिशमेंट देने में, और ये आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस यी चैन को अपनी कंपनी से अपनी जगह से पूरी तरीके से बॉयकॉट करते हुए वही आसपास के लोगों के अंदर बातें छिड़ जाता है कि असल में वांग फैमिली के लोग क्लियरली चाहते हैं कि यी चैन को यांचू के अंदर कोई भी जॉब ना मिले और सीधी तरीके से कहा जाए तो फिर यांचू से उसे बाहर निकलना पड़े। बट कुछ लोगों का मानना था वो तो बस एक घर जमाई था, तो फिर इतना बड़ा एक्शन लेना भी कि सही में जरूरी है। उसी पर साइड से फ्रैंक अनाउंस करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल वांग फैमिली को सपोर्ट करता हूँ और ये चीज गारंटी करता हूँ कि आज से और अभी से 4 स्टार के नीचे कोई भी गेस्ट हाउस या फिर होटल के अंदर यी चैन को जगह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर को हमारी फैमिली ही कंट्रोल करते हैं। भी आसपास के लोग बात करते हैं कि सच में फ्रैंक फैमिली के लोग ऐसा करेंगे। इन लोगों का तो इस शहर के अंदर भूलों का डीलरशिप है, जिसके कारण से ये लोग यहाँ के ज्यादातर होटल्स को कंट्रोल कर पाते हैं। वही फ्रैंक मन ही मन सोच रहा था, मैं अब तुमसे बस तुम्हारी वाइफ को ही छीनूंगा नहीं, बल्कि मैं तुमको भी अपने घुटनों में बैठाऊंगा और फिर मेरे से भीख मंगाऊंगा। उसी पर साइड से और एक आदमी आंखें बढ़ते हुए कहता है, मैं हूँ झोंगोई, जो कि 20 सालों से योंचू के सारे होटल्स के अंदर सेफ और कैटरिंग को संभालता हूँ, और आज मैं इस चीज को इंश्योर करता हूँ कि कोई भी होटल या फिर रेस्टोरेंट के अंदर उसे किसी भी तरीके की जॉब नहीं दिया जाएगा। फिर साइड से बॉस कुनमा आगे बढ़ते हुए एक स्माइल देते हुए कहता है, और हाँ मैं भी इस चीज को इंश्योर करूंगा कि अब से उसे योंचू के अंदर टोमेटो कंपनी ही नहीं बल्कि लैप्टो और बुगी में भी अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि उसे कोई भी डिलीवरी का जॉब भी नहीं मिलेगा। वही चैन कहता है, तो फिर लगता है अब पूरी होटल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री से मेरे को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। क्या यहाँ पर कोई और भी इंडस्ट्री शामिल होना चाहिए? तभी साइड से एक पर्पल कोट वाला बंदा अपना सीना ठोकते हुए कहता है, मैं यहाँ पर गोल्डन माइन केटीवी का CEO हूँ और मैं इस चीज को इंश्योर करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी बार या फिर पार्टी वगैरह के अंदर फिर यी चैन को कोई भी और किसी भी टाइप की जॉब नहीं दिया जाएगा। तभी चैन कहता है, ओ अच्छा तो फिर क्या कुछ और भी है? तभी साइड से जिया का वही भाई पॉइंट करते हुए कहता है, तुम लोगों को शायद से नहीं पता होगा बट ये जानवर लड़ने में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और उसके पास सच में कुछ स्किल्स भी हैं, जिसके साथ योंचू के अंदर बहुत ही बड़े बड़े अमीर लोगों का वो बॉडीगार्ड बन सकता है। कि यहाँ पर कोई है जो कि उसके इस रास्ते को बंद कर सकता है? तभी आसपास के लोग पूरी तरीके से शांत हो जाता है और बताया जाता है कि योंचू के अंदर बहुत सारे अमीर लोग हैं, जिनमें से यहाँ पर सभी लोगों के साथ कनेक्शन बनाना कोई भी इस चीज का पूरा गारंटी नहीं ले सकता। तभी साइड से एक पिंक ड्रेस वाली लड़की थोड़ा सा हंसता है, जिससे कि सौजू की पापा का नजर उसी के ऊपर पड़ जाता है और सारे लोग हैरान होते हुए सोचता है, अब ये लड़की असल में कौन है? उसी पर सौजू का डैड जोर से कहता है, प्रेसिडेंट क्वीन प्लीज मुझे माफ करिए, आप यहाँ पर आए हैं, मैंने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा था, आपका यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। उसी पर बॉस कौन अपने ठड़कपन में उतर आता है, वो शर्माते हुए कहता है, ये खूबसूरत औरत असल में है कौन? तभी सौजू की पापा मन ही मन सोचता है, सच में इस आदमी को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, और वो कहता है ये हुआस्वांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट क्वीन होंगवान है, जिसे लोग नॉर्मली प्रेसिडेंट क्वीन कहते हैं। वही लोग आपस में बात करते हैं। सच में हुआस्वांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत ही स्टनिंग ब्यूटी है। भाई कुछ और लोगों का मानना था इस कंपनी के जो प्रेसिडेंट है वो एकदम से अपने चेहरे को दिखाना पसंद नहीं करते, इसके कारण से हमेशा उसके बदले में सारा बाहरी काम और डील वगैरह का साइन भी यही वाइस प्रेसिडेंट क्वीन संभालती है। पिछले साल उसने करीबन 100 बिलियन से भी ऊपर के अमाउंट को अकेले संभाली है। अगर देखा जाए तो फिर उसके ऊपर बस अकेला और इकलौता इंसान है, जबकि उसके नीचे हजारों लोग। वही दूसरी तरफ हमारा हीरो मनीमन सोच रहा था, अरे यही कंपनी तो
दादाजी ने मेरे को दिया है तो फिर लगता है ये वाइस प्रेसिडेंट असल में मेरे ही नीचे आती है। तभी साउजी का डैड उन्हें अप्रोच करते हुए कहता है हमारे इस यूनचू के अंदर बहुत सारे अमीर लोग हैं और हमारे ओवांग फैमिली इनके 60% लोगों को भी साइड से नहीं जानता, बट अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्सियत है जो कि उनमें से ऑलमोस्ट सभी को जानता है तो फिर मेरा विश्वास है वो अकेले हमारे प्रेसिडेंट क्वीन है। तभी साइड से वही बॉस कौन हमें सीट लाते हुए धीरे से कहता है हाँ इतनी खूबसूरत स्टनिंग ब्यूटी के साथ उनको तो इस सिटी के हर कोई जानता होगा। और ऐसी बात सुनते हुए मिस क्वीन कहती है आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पर पूरे शहर के अमीर लोगों के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। जो सुनते हुए वो आदमी तुरंत ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके लिए माफी मांगने लगता है, बट फिर भी वो बॉस कौन बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का आदमी था और वो मनी मन सोचता है इतनी खूबसूरत ब्यूटी इतनी कम उम्र पर वाइस प्रेसिडेंट के पद तक जाना कोई मामूली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई दूसरी तरफ साउजी के डैड मनी मन सोचता है हम लोगों ने इनकी कंपनी से 70 मिलियन की उस डील को लेने के लिए पर्सनली हम लोगों ने इनका बहुत ज्यादा फायदा करवाया है, सीधी तरीके से या फिर दूसरे तरीकों से। और फिर वो डिमेंड करते हुए कहता है प्रेसिडेंट क्वीन प्लीज हम लोग चाहेंगे आप भी ये चैन को हमारे साथ बॉयकॉट करें और अपने दूसरे लोगों के द्वारा भी इसे करने के लिए सजेस्ट करें। उसी पल क्वीन एक बॉक्स को बाहर निकालती है जिसके अंदर से वो एक सिगरेट को बाहर निकालती है। और हाँ यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर बता दूं सिगरेट खाना बुरी बात है तो फिर किसी को नहीं खाना चाहिए, बट कहानी में उसी पल सारे लोग अपने कीमती लाइटर्स को बाहर निकलते हुए क्वीन के आसपास खड़े हो जाते हैं। वो सभी लोग सिगरेट को जलाना चाहते थे बट क्वीन अपनी सिगरेट को हटाते हुए कहता है तुम आगे आओ। वो सीधा हमारे ई चैन को ही पॉइंट कर रही थी। भाई ईशन भी इस चीज को नोटिस करते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मनी मन सोचता है इस वाइस प्रेसिडेंट के साथ मैंने पहले कभी भी नहीं मिला था और शायद से इसको भी मेरे बारे में नहीं पता होगा, वैसे ये क्या चाहती होगी। तभी क्वीन एक स्माइल देती हुई कहती है क्या तुम मेरी सिगरेट को जलाने में मदद कर सकते हो। मेरे आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए मनी मन सोचता है कि सच में प्रेसिडेंट क्वीन इस नाकारे से अपना सिगरेट जलाना चाहती है, बट ऐसा वो क्यों कर रही होगी। उसी पल चैन कहता है मेरे पास कोई भी लाइटर नहीं है। जो सुनते हुए वहाँ पर सारे लोग पूरी तरीके से सदमे में चले जाते हैं और वो लोग मनी मन सोचते हैं ये अगर चाहता तो बहुत ही आराम से हम लोग उससे लाइटर मांग सकता था, बट देखकर लग रहा है वो सिटी के कॉटेज को ठुकरा रहा है। तभी क्वीन खड़ी होते हुए एक स्माइल के साथ ईचन के पास आने लगती है और फिर ईचन से उसका नाम पूछता है। ईचन थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहता है क्या तुमने अभी तक नहीं सुना, इस सीएचओ के डैड ने तो मेरा नाम आपके सामने बहुत बार लिया है। वही साइड से वही जीक्वांग गुस्सा होते हुए कहता है ईचन तुम प्रेसिडेंट क्वीन के सामने इस तरीके से रूट कैसे बन सकते हो। बट क्वीन को ये आकर साइड से अच्छा लगता है और वो चैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम ये चैन है, वैसे तुम्हारी नाम की टाइटल और हमारे हुआसेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के टाइटल जो कि अभी बहुत ही नए आए हैं वो बिल्कुल सेम है, तो फिर मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ऑप्शन दे सकता हूँ। वो चैन के कान के पास आते हुए काफी इंटिमेटिंग लुक के साथ कहता है अगर पास से देखा जाए तो फिर तुम देखने में काफी ज्यादा अच्छे हो। देखो तुम अगर मेरी रिक्वेस्ट को रखते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना सकता हूँ, क्या चलेगा। मेरे आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए बात करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट क्वीन क्यों ये चैन को ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। मेरी साइड से जिया काफी ज्यादा शर्माते हुए गुस्सा होते हुए सोचती है ये क्वीन होंग वन चाहती क्या है, उसे चैन के अंदर कौन सा खास चीज दिखाई दे रहा है। भाई दूसरी तरफ मुझे के डैड मनीमन सोचता है कि हुआसेंग ग्रुप के नए प्रेसिडेंट का सरनेम भी ये है और वो जोर से पूछता है मिस क्वीन हमें बताइए अभी के प्रेसिडेंट के पूरा नाम क्या है। क्वीन एक स्माइल देती हुई कहती है हमारे प्रेसिडेंट अभी के लिए अपने नाम को सभी के सामने उजागर नहीं करना चाहते तो फिर मुझे माफ करिए। और वो मनीमन सोच रहा था हकीकत में तो मुझे भी उसका पूरा नाम नहीं पता, बट मैं इसे यहाँ पर स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं तो यहाँ पर मेरा पूरा मजाक बन जाएगा। भाई दूसरी तरफ चैन मनीमन सोच रहा था इस लड़की को डेफिनेटली मेरी नाम तो बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता, नहीं तो वो मुझे बहुत ही पहले ही सपोर्ट करने आ जाते। फिर वो पूछता है प्रेसिडेंट क्वीन तो बताइए आप मुझे किस तरीके से सपोर्ट करना या फिर जॉब देना चाहते हैं। लेकिन एक स्माइल देती हुई कहती है रूल बहुत ही सिंपल है, तुम्हें यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठकर ओल्ड मिस वांग से, साउजी से और अपनी वाइफ जिया से अलग अलग कर माफी मांगना है और उसके बाद मैं तुम लोगों के बीच सुलह कर दूंगी, जिसके बाद तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन सकते हो जिसका सैलरी 2 लाख के आसपास होगा। लोग अचानक से बात करने लगते हैं प्रेसिडेंट क्वीन क्यों इस लड़के को बचाना चाहते हैं, बट जो भी हो उन्होंने जो पैकेज और जो डील दिया है वो बहुत ही ज्यादा लजीज है, मेरी बात मानो ये लड़का जरूर से इसमें राजी हो जाएगा। वही दूसरी तरफ जिया मनीमन सोच रही थी इस लड़की के साथ दिक्कत क्या है, ये तब से ईचन को फेवर करने का कोशिश कर रही है। फिर वो अपनी ग्रैंडमा से पैनिक करती हुई कहती है देखिए वाइस प्रेसिडेंट क्वीन आपके विरुद्ध जा रहा है। तभी उसका ग्रैंडमा काफी ज्यादा कॉशियस होती हुई कहती है सच में ये औरत बहुत ही ज्यादा चालाक है, इतने कम उम्र होने के बावजूद उसको
सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना आता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। वो अपने सातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इतनी बड़ी पोजीशन पे इतनी कम उम्र पर होल्ड करा है। वो किसी को भी फालतू में ऑफेंड करना नहीं चाहती। वो हमेशा लोगों को अपनी इमोशन का कर्जदार बना देती है, जो कि आज नहीं तो कल उसे बहुत ज्यादा फायदा दिलाता है। वही चैन कभी कोल्ड आवाज में कहता है, मैं इससे इनकार करता हूँ, जो सुनते हुए जिया बुरी तरीके से हैरान हो जाती है। वही दूसरी तरफ मिस क्वीन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो मनी मन सोचती है, एक छोटे से घर जमाई का इतना ज्यादा दुस्साहस वो मेरे को ठुकराए, और वो जोर से पूछता है, तुमने क्या कहा? बेचैन उसको घूरता है, फिर मिस क्वीन के कान पकड़ते हुए जोर से कहता है, मैं इससे इनकार करता हूँ, जिसके साथ मिस क्वीन काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसका पूरा शरीर कपकपाने लगी थी। और साउजी के डैड गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कितना ही ज्यादा बेकार किस्म के लड़की हो, तुम्हारे इतना ज्यादा दुस्साहस, तुम प्रेसिडेंट क्वीन के ऊपर हाथ रखो। बेचैन काफी इग्नोरेंट बनते हुए कहता है, मेरे को लगा प्रेसिडेंट क्वीन को साइड से सुनाई नहीं देता, तो फिर मैं बस उनके पास जाकर बताया, इसमें ज्यादा रूठने की क्या जरूरत है। वही मिस क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो मन सोचता है, लगता है इस लड़के को नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो फिर चलो। और वो सभी लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है, मैं सुमंग की साथ दूंगी और यूनजू के अंदर ईचन को कोई भी जॉब ना मिले, इस चीज को इंश्योर करूंगी। भाई आसपास लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए बात करने लगते हैं, अब तो लड़के को कोई बॉडीगार्ड का जॉब भी नहीं मिलेगा, अब तो इसे ये शहर छोड़कर बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं मिस जिया एक स्माइल देते हुए मन मन सोचती है, ये तुम्हारा ही कर्म है चैन, मैंने तुमको बार बार चेतावनी दिया था, अब तुम भी इससे भुगतोगे। मैं चैन मिस क्वीन से पूछता है, मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ कि आप यहाँ पर पर्सनली आए हैं या फिर आप वॉशिंग ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वीन एक स्माइल देती हुई कहती है, दोनों ही तुम मानकर चल सकते हो। तभी चैन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर आप तो इस कंपनी के एक वाइस प्रेसिडेंट है, ना कि एक प्रेसिडेंट, तो फिर आप कंपनी के प्रेसिडेंट के बदले में कैसे डिसीजन ले सकते हैं? वहाँ बस सारे लोग दोबारा से आपस में बात करने लगते हैं। बात तो सही है, मिस क्वीन के पास हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है कि वो पूरे ग्रुप के बदले में डिसीजन ले सके। और इनसे बात सुनते हुए मिस क्वीन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वो प्रेशर में आते हुए एक स्माइल देते हुए कहती है, ठीक है, मैं इस चीज को सभी लोगों के सामने बोलना तो नहीं चाहती थी, बट अगर तुम मेरे को इतना ही ज्यादा जोर दे रहे हो तो फिर सच्चाई सुनो। असल में बात कुछ ऐसा है कि हुआसेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट असल में मेरा फियांसे है। जो सुनते हुए चैन पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है और वो मन सोचता है, अरे ये कब और कैसे हुआ? मिस क्वीन अपने बात को कंटिन्यू रखता है और कहता है, तो जैसे कि मैंने बताया, हम लोग बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले हैं। जो सब कुछ सुनते हुए चैन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो मन सोचता है, कोई इतना फ्लुएंटली झूठी बात कैसे कह सकता है? वे आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि सच में वो मिस्टीरियस प्रेसिडेंट मिस क्वीन का फियांसे है, तो फिर तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, वो उसके बदले में कुछ डिसीजन ले सकती है। हम ये बुद्धू थे कि मिस क्वीन के ऊपर हम लोगों ने शक किया, अब पता नहीं इस ये चैन का क्या होगा। तभी साइड से साउजी के डैड काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अरे मिस क्वीन, आपको ये बात हमें पहले बताना चाहिए था, अब तो हमारा डील और भी ज्यादा आसानी से हो सकता है। फिर वो मन सोचता है, हम लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा पैसा खिलाकर करप्ट करा है, अब लगता है हमारा वो 70 करोड़ का डील बहुत ही आसानी से साइन हो जाएगा। वही मिस क्वीन थोड़ा सा सहमति हुई कहती है, नहीं, मैं उसके बदले में सारे डिसीजन भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो अपने प्राइवेट लाइफ और अपने बिजनेस लाइफ को अलग अलग रखते हैं। तो फिर मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोग इस सीक्रेट को एक सीक्रेट की तरह ही रखेंगे। जो सब कुछ सुनते हुए ये चैन का हंसी छूट जाता है और वो मन सोचता है, जरा देखो, अब जब इसको लग रहा है वो फंस सकती है, तो फिर वो एक्सक्यूज बनाकर सिचुएशन से बाहर निकलने का कोशिश कर रही है। वही लड़की थोड़ी सी रूठती हुई कहती है, हे तुम हंस क्यों रहे हो? ईचन थोड़ा सा मस्ती मारते हुए कहता है, मैंने सुना है आपके प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा पैसा वाला होने के साथ साथ काफी हैंडसम और टैलेंटेड है, और वैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्वीन भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्या ही खूबसूरती में वो आ गया? मेरी लड़की थोड़ा सा शर्माते हुए अपने आप को ही ज्यादा ग्लोरीफाई करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो दक्षिण की तरफ एक पूरे आइलैंड को ही किराए में लेते हुए हमारे ग्रैंड कॉन्फेशन सेरेमनी को आयोजित करा था, और फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मेरी हाथ मांगा था। वही आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रहे थे और चैन को समझ में आ जाता है, इस लड़की से वो बातों में कभी भी जीत नहीं सकता, ये किसी दूसरी दुनिया पर अपना जिंदगी जीता है। फिर वो साइड में जिया को कहता है, तो फिर चलो अभी हम लोग कोर्ट में जाकर इस तलाक को ऑफिशियली खत्म करते हैं। वही जिया भी राजी होते हुए चलने के लिए कहती है और उसी पर साउजी उनके रास्ते को गार्ड करते हुए कहता है, अरे रुको रुको, अब जब बर्थडे पार्टी पर आए हो तो फिर थोड़ा सा खाना वगैरह खा कर तो जाओ। वैसे भी दरवाजे के सामने हम लोगों ने खाना वगैरह तैयार करके रखा है, जो कि तुम्ही ने लेकर आया था। पता नहीं तुम्हें फ्यूचर में कब जाकर खाना नसीब होगा, तो फिर अभी तुम उन खाना को उठाकर खा सकते हो। और वो पीछे मागुन की तरफ देखते हुए एक मॉकिंग स्माइल देते हुए कहता है, मुझे मानना पड़ेगा, आपने सभी लोगों के सामने रास्ते में उसके कपड़े उतार दिए और वो तो बिल्कुल एक पालतू डॉग
की तरह अपने मालिक की बात सुन रहा था। फिर कुनमा हंसते हुए कहता है, अगर आपको वो सिचुएशन इतना ही ज्यादा अच्छा लगा था तो फिर आप मेरे को पहले बता देते, मैं उसे रिकॉर्ड कर आपको भेज देता और आप जब भी बोर फील करते तब इसे देखते हुए एंटरटेन हो सकते थे। और ये सभी बात सुनते हुए चैन काफी ज्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, पहले तो इस कुनमा को सबक सीखने का जरूरत है, जिसके साथ वो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने मोबाइल को बाहर निकलते हुए सीधा कॉल लगाता है उसी बूढ़े आदमी को और कहता है, उस आदमी का क्या नाम है जो मेरे ग्रैंडपा से बहुत दिनों से एक डिनर का ट्रीट मांग रहा है, उसका खाना डिलीवरी का बिजनेस है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आता है, क्या आप टोमेटो के सीईओ जीहोंग का बात कर रहे हैं? भाई चैन हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, उनको बोलो कि यूनचू के अंदर उनका जो डिलीवरी एजेंसी के साथ पार्टनरशिप है उसे तोड़ देने के लिए। भाई ये बात वो काफी ज्यादा जोर से कहता है, जिससे कि जिया, मिस क्वीन और सेवजू के डैड पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं। भाई दूसरी तरफ से वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मैंने सुना है उस जीहोंग का अभी नेट और 50 बिलियन को पार कर दिया है, तो फिर अब वो तुम्हारे दादाजी से एक ही टेबल पर डिनर करने के लायक हो चुका है और अगर मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँ तो फिर वो आसानी से और खुशी खुशी मान जाएंगे। भाई चैन एक स्माइल लेते हुए कहता है, अच्छा लगता है वो आदमी काफी ज्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, तो फिर तुम उसके साथ मेरे भी एक डिनर का अपॉइंटमेंट रख सकते हो। भाई दूसरी तरफ से हामी भरा जाता है, जिसके साथ कॉल कट हो जाता है। पूरी जगह पर एक शांति सा माहौल फैल गया था और उसी पर साउजी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, कहीं मजाक बना रहे हो ये चैन? तुम बॉस माकुन के एजेंसी को टोमेटो के डील से बाहर निकल दोगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? वही साइड से और एक कंपनी का बॉस भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हें अगर इतनी ही बड़े बड़े डिंगे हाँकना ही है तो फिर कम से कम जगह देखकर तो हाँको। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कौन तुम्हारे बात के ऊपर बिजबस करेगा? भाई कुनमा जोर से चीखते हुए कहता है, तुम्हारे दादाजी साइड से फार्मर होंगे और तुम्हें क्या लगता है जू हुआंग जो कि अकेले बिलियन के एसेट को होल्ड करता है वो तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ डिनर करेगा? क्या तुम पागल हो चुके हो? मेरी साइड से जिया भी गुस्सा होते हुए कहती है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा नाकारा हो, मैंने नहीं सोचा था तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अब इतने नीचे भी उतरने लगोगे। भाई दूसरी तरफ मिस क्वीन पूरी तरीके से शांत खड़ी रहती है और उसी पल कुनमा के मोबाइल पर कॉल आता है टोमेटो डिलीवरी के सीईओ का, जिसे वो एक्सेप्ट करता है और वो हम के बड़ी बड़ी तारीफ करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से चिलिंग आवाज आता है, देखो मैं कुछ इधर उधर के फालतू की बात नहीं करना चाहता, तो फिर सीधा पॉइंट में बात करते हैं। यूनचू के अंदर हमारे एजेंसी का क्वालिफिकेशन अब हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, जिसके कारण से हमारे साथ तुम्हारे डील को अब से और अभी से पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। भाई कुनमा मन में सोचता है, क्या सच में मेरी एजेंसी का क्वालिफिकेशन कैंसिल हो चुका है? तभी वो साइड में मिस क्वीन और बाकी लोगों को देखते हुए मन में सोचता है, मैं अभी इन लोगों को ये प्रतीत होने नहीं दे सकता कि टोमेटो कंपनी के डीलरशिप से मैंने अपना हाथ धो बैठा है, नहीं तो मेरा हालत इस एजेंट से भी ज्यादा बुरा होगा और ऐसे भी हो सकता है कि मेरे को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकल दिया जाए। वो हकलते हुए हंसने का नाटक करते हुए कहता है, थैंक यू, मैं तो बस आपको बोलने ही जा रहा था, हमारी दोस्ती के खातिर हम इसी तरीके से अपने कोऑपरेशन को जारी रखेंगे और इस बार मैंने सालाना फी को ऑलरेडी तैयार कर रखा है जो कि करीबन 8 करोड़ के आसपास है। वही दूसरी तरफ से सीईओ का जवाब आता है, हमें माफ करिए माकुन, हमारी कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि अब से कोई एजेंसी के द्वारा नहीं बल्कि खुद हमारा कंपनी ही यूनचू के अंदर टोमेटो कंपनी के काम को संभालेगा और अब से हमें कोई भी एजेंट्स का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई वो आदमी बिल्कुल दिल पे पत्थर रखकर कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके बाद भी जरूर से किसी पार्टी में मिलेंगे। और वो मनी मन रो रहा था कि अभी उसके पास कोई भी जॉब नहीं है और उसके आंखों से ऑलमोस्ट रोना निकलने लगा था, बट फिर भी अपने चेहरे पर स्माइल को कायम रखते हुए कहता है, हम लोग जरूर से फ्यूचर में भी ऐसे ही कोऑपरेशन को जारी रखेंगे। भाई दूसरी तरफ से वो सीईओ गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, क्या ही फालतू बक रहे हो, देखो जो भी है नेक्स्ट महीने से तुम्हारे शहर के हेडक्वार्टर को खाली कर देना। जिसके साथ वो कॉल को रख देता है। भाई वो आदमी फिर भी रोते हुए कॉल कट जाने के बाद भी कहता है, ठीक है हम लोग जरूर से फिजिकली मिलकर एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे। भाई दूसरी तरफ हमारा चैन मनी मन सोच रहा था क्या ओल्ड बटलर ने अभी तक जिया होंग को मेरा नोटिस नहीं दिया था, क्या बात चल कर रहा है? तभी साइड से सुनजी कहता है, अरे आपकी कॉल देखकर तो लग रहा है कि आपने नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल फी इसी के साथ सेटल कर लिया है। भाई वो हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बीच एक बहुत ही अच्छा सा बात हुआ और वो लोग इसी बात में टोस्ट करते हैं और कुनमा ड्रिंक को खाते हुए उसे थैंक यू करता है, जबकि उसके आंखों के आंसू अब गाल से नीचे टपकने लगा था। भाई दूसरी तरफ चैन भी इसे नोटिस करते हुए मन में सोचता है, इस मागुन के साथ क्या दिक्कत है, इसके आंखों से तो आंसू गिर रहा है। वही सुअन जी बॉस को उनका और भी ज्यादा तारीफ कर रहा था और कुनमा बिल्कुल अपनी रोना रोकते हुए इन सबको सुन रहा था। तभी साइड से मिस क्वीन कहती है, अरे बॉस को आपकी आंखों से आंसू गिर रहा है, क्या रो रहे हैं? भाई आदमी हंसते हुए कहता है, नहीं वो तो बस थोड़ा सा ड्रिंक मेरे गले में अटक गया था और इसी के कारण से ऐसा हुआ। तभी साइड से चैन उसे मॉक करते हुए कहता है,
जैसे कि आपने कहा था, लंबी लंबी फेंकना जगह के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर बताइए, आप ये सब यहाँ पर करते हुए क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ पर हर कोई समझ सकता है आपका ये हंसी, आपकी ये बातें सब कुछ फेक है। आप क्यों सच नहीं कहते कि आपकी एजेंसी को टोमेटो कंपनी से अब निकाल दिया गया है? कुनमा गुस्सा होते हुए मन मन सोचता है, अरे इसने मेरा पूरा चाल ही बिगाड़ दिया। और बुक चीखते हुए कहता है, तो इसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने हमारी एजेंसी से अपना डील तोड़ दिया है। असली बात तो ये है कि अब से टोमेटो कंपनी खुद ही सारी डिलीवरी के काम को अपने हिसाब से करेंगे, बिना किसी एजेंसी की मदद लेते हुए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बातों से यहाँ पर कुछ भी हुआ है। मई चैन थोड़ा सा चाय की चुस्की लेते हुए हंसते हुए कहता है, देखो अगर तुम ऐसे नहीं सोचते तो इससे भी कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इससे मेरे दुश्मनों की लिस्ट में एक नंबर जुड़ने से बच जाएगा। वो आदमी चिढ़ते हुए कहता है, तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो, बट तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान सोच रहे हो। मेरे पीछे से कुछ लोग आपस में फिसफिसा कर बात करते हैं। सच में कुनमा की एजेंसी को अब बाहर निकल दिया गया है कि इसमें सही में ही चैन का कोई हाथ हो सकता है, बट वो तो बस एक छोटा सा घर जमाई था। वही दूसरी साइड पर मिस क्वीन मन मन सोच रही थी, अगर क्या हो कि ये सब कुछ सच निकले और हम लोग उसको इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इसका वो बदला लेने के बारे में सोचे। तभी साइड से जिया का मॉम चीखते हुए कहती है, सारे लोगों को इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बॉस माखून के साथ जो हुआ है वो पूरी तरीके से एक इत्तेफाक है। इसके साथ हमारे घर जमाई का कोई भी रिश्ता नहीं है। हम लोगों ने शादी से पहले उसके पूरे बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से तलाशा था। उसका दादाजी बस एक छोटा सा फार्मर है, जिसके कारण से ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि कैपिटल के टोमेटो कंपनी के सीईओ उनके साथ कोई कनेक्शन रखता हो। और वैसे भी वो 3 सालों से हमारे घर में रहता है, खाता है, पीता है। अगर वो सही में कोई इतना पावरफुल शख्सियत को जानता तो फिर वो बेशक हमारे घर पर 3 साल से धक्का नहीं खाता। तभी दूसरी तरफ वही वांग फैमिली का अभी का पेट्रियार्च मिस वांग सुंज के डैड को फुसफुस कर कुछ कहता है और अपने हाथ से इशारा करता है। दूसरे बार कुछ गार्ड्स आकर कुनमा को बाहर का रास्ता दिखाने लगता है और कुनमा बस चीखता रहता है कि देखिए, मैंने आपके लिए एक इतना अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी साइड में एजेंट इस सिचुएशन को देखते हुए मन मन सोच रहा था, ये सारे अपर क्लास के लोग बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक या फिर प्रैक्टिकल होते हैं। उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता है कौन सा चीज उनका फायदेमंद है और कौन सा चीज नहीं। इसमें कोई शक नहीं, इसी माइंडसेट के कारण से पैसों के लिए जिया ने मेरे को चीट करा था। तभी कोई अनाउंस करते हुए कहता है, सारे लोग प्लीज दोबारा से बैंक्वेट हॉल पर चले, अपनी अपनी सीट में बैठे और खाना और बैंक्वेट का मजा ले, क्योंकि जैसे कि हमें पता है ये पूरा तमाशा होटल के गेट के पास हो रहा था। तभी जिया चैन को क्रॉस करते हुए कहता है, देखो हम लोग तलाक को लेकर बात करेंगे बट इस पार्टी के बाद, क्योंकि आज मेरे ग्रैंडमा का 80 साल का बर्थडे है और इस अवसर को हम लोग ऐसे नष्ट नहीं कर सकते। चैन भी मान जाता है और आते हुए बैंक्वेट हॉल में एक डिनर के टेबल पर बैठता है और जब वो सामने खाने को लेने के लिए अपने चम्मच को बढ़ा रहा था तभी किसी दूसरे के साथ उसका चम्मच टकराता है। सामने एक लड़की थी जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, मेरा चम्मच इस नाकर से टकराया है, अब तो मेरे चम्मच को दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। तभी चैन खाने को देखता है, वहाँ पर असल में पपीता का इस्तेमाल करते हुए कोई खाना बनाया गया था जो कि लड़कियों के सीना बड़ा करने में मदद करता है। और वो घूमते हुए कहता है, तुम और कितना ज्यादा पपीता खाओगे, मुझे नहीं लगता तुम्हें और इसका जरूरत है। फिर लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, ये चैन तुम क्या कहना चाहते हो, किसलिए मुझे और पपीता खाने का जरूरत नहीं है। भाई चैन घूमते हुए कहता है, नहीं मैंने गलती से कह दिया था, प्लीज ऐसा सोचो कि मैंने कभी ये बात कहा ही नहीं था। भाई लड़की को गुस्सा आ रहा था कि बस एक घर जमाई होने के बावजूद उसने लड़की को एक पल के लिए भी अच्छी तरीके से नहीं देखा, जो कि बिल्कुल उसके खूबसूरती के ऊपर तमाचा है। और फिर वो मिस वांग के पास जाते हुए कहती है, ग्रैंडमा आप इस लड़के को यहाँ पर क्यों आने दिए हैं? देखिए वो इतना ज्यादा बेकार किस्म का है जिसने की आपके जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट तक भी नहीं लेकर आया, आपको तो उसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। मैं मिस वांग सोचते हुए कहता है, देखो जैसे तुम्हारे दादाजी हमेशा कहते थे, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, जिसके कारण से जब तक उनके बीच लीगली तलाक नहीं होता तब तक वो हमारी फैमिली का ही हिस्सा है और हम लोगों से ऐसे बाहर नहीं निकल सकते। वही लड़की फिर भी उनके साथ आर्गुमेंट करने का मनाने का कोशिश करती है बट दादाजी बिल्कुल उनको भाव नहीं देते। वही दूसरी तरफ चैन भी इसे सुन लेता है और मन मन सोचता है, सच में एक चीज तो मानना पड़ेगा, बस इसी दादी के कारण से ही मैंने अपने इस मिशन को कम्प्लीट कर पाया है, नहीं तो ये शादी बहुत पहले ही उनके फैमिली के बाकी लोगों के द्वारा तोड़ दिए जाते और इसके अलावा मेरा भी 3 साल के बाद मिशन
कंप्लीट हो रहा है, जिसके साथ साथ उनका भी 80 साल का जन्मदिन है। तो फिर मुझे जोर से एक गिफ्ट का बंदोबस्त तो करना ही चाहिए। इसके साथ वो कॉल लगाते हुए किसी को कहता है, देखो मुझे एक जन्मदिन का गिफ्ट का जरूरत है, तुम उसे मोइना होटल पर प्लीज थोड़ा सा डिलीवर कर दो। भाई ये बात दूर से जिया सुनती हुई कहती है, देखकर लग रहा है तुम फाइनली थोड़ा सा एटिकेट सीख रहे हो, बट हमारा वांग फैमिली तुम्हारे कोई भी गार्बेज गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर जहाँ से भी वो गिफ्ट आ रहा है उसको उसी जगह पर भेज दो। चैन बिल्कुल कूल नजरों के साथ उसे देखता है, जबकि लड़की अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, देखो तुम्हें अब अपने आप को और ज्यादा इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सही में कोई गिफ्ट देना ही है तो फिर मैं गिफ्ट खरीद कर तुम्हें भेज देने का बंदोबस्त करता हूँ और उसके बाद वही गिफ्ट तुम ग्रैंडमा को दे देना। वैसे लड़की का कैरेक्टर थोड़ा सा ढीला है, बट दिल से वो काफी अच्छी है। आपको क्या लगता है उसे कमेंट करना। बिल चेन उसको भाव नहीं देता और लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 10 मिनटों के बाद। एक डिलीवरी बॉय होटल के कॉरिडोर से चलते हुए आ रहा था, तभी एक गार्ड उसको रोकते हुए कहता है, देखो आज वांग फैमिली का बर्थडे है, तो फिर आज कोई भी उनकी इनविटेशन के बगैर अंदर एंटर नहीं कर सकता। भाई वो डिलीवरी बॉय उस गार्ड को कुछ ऐसा कहता है जिससे कि उसे अंदर आने का परमिशन मिल जाता है और फिर वो हॉल में एंटर करते हुए बर्थडे ओनर के बारे में पूछता है। बर्थडे ओनर मतलब जिसका जन्मदिन है उसके बारे में पूछता है। तभी सोनजी हैरान होते हुए उठ खड़ा होता है और गुस्से में पूछता है कि आज मेरे ग्रैंडमा के जन्मदिन है, बट एक डिलीवरी बॉय को अंदर आने का परमिशन किसने दिया। तभी लड़का कहता है, बाहर कुछ दूर एक रोल्स रॉयल्स खड़ा है जो कि गाड़ी के जैम के अंदर फंस गया है। बताओ 17 करोड़ का गाड़ी लेकर भी जैम में फंस रहा है, तो फिर इसका क्या ही फायदा। बट लगता है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण से उसने ये गिफ्ट पहुँचने के लिए मुझे 500 रुपए देकर भेजा है। मैं सोनजी हैरान होते हुए मन ही मन सोचता है, क्या रोल्स रॉयल्स यहाँ पर एक गाड़ी कौन ओन करता है। फिर वो गिफ्ट को मांगता है और कहता है कि वो खुद ही इस गिफ्ट को उसके ग्रैंडमा तक पहुँचा देगा। बट जैसे कि हमें इस लालची आदमी से एक्सपेक्टेड था, वो ग्रैंडमा को नहीं देते हुए खुद ही गिफ्ट को ओपन करने के बारे में सोचता है और अंदर कुछ देखकर उसकी आंखें चमक जाता है। वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। दिखाई देता है वहाँ पर एक आइस टाइप क्रिस्टल जेड से बना हुआ ब्रेसलेट था। वो पूरी तरीके से हैरान होते हुए कहता है, इनमें से हर एक स्टोन बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है। अगर कम से कम भी इसका कीमत के बारे में बताया जाए तो फिर 10 करोड़ के आसपास होगा। वहाँ बस सारे लोग हैरान होते हुए बात करने लगे थे, क्या बस एक ब्रेसलेट का कीमत इतना ज्यादा जिसको कि उसने कैजुअली एक डिलीवरी बॉय से यहाँ तक भेज दिया। ये महान आदमी असल में है कौन। भाई दूर चैन इस इंसिडेंट को देखते हुए बस एक मुस्कान देता है और अपनी खाना खाने को जारी रखता है। और बस इसी के साथ दोस्तों एक कहानी अब फिर से अपडेटेड हो चुका है। और दोस्तों मुझे बस इसका इंतजार है कि चैन कब इस लड़की को तलाक देगा और उसके बाद अपने असली हिडन ड्रैगन आइडेंटिटी को सभी के सामने रिवील करेगा। क्या पता शायद से मैं नेक्स्ट पार्ट